मस्ती। मतलब कि कल लगभग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी गण आए हुए थे। अखिल भारतीय जनसंघ का आप लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे प्रेरणा स्रोत और संस्थापक आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका स्वतंत्र भारत के लिए अविस्मरणीय बलिदान है। उन्होंने जीवन जिया तो देश के लिए जिया और मृत्यु को वर्ण किया, अंगीकार कर लिया तो देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए किया। जीवन में उन्होंने आधे बंगाल और आधे पंजाब को भारत के साथ बचा लिया। पाकिस्तान का विभाजन उन्होंने कराया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर हिंदुस्तान का विभाजन किया और उस क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया और आधे बंगाल और आधे पंजाब को भारत के साथ बचा लिया। कश्मीर की एकता के लिए और कश्मीर में जिस प्रकार की दुर्नीति का प्रयोग तत्कालीन सरकार द्वारा हो रहा था, उसको रोकने के लिए कोटा परमिट, वीजा है ना, वीजा परमिट लेकर जाना पड़ता था कश्मीर। तो उसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, इसे समाप्त करने के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। महाराजा हरि सिंह जी ने बिना शर्त विलय किया है और उस कश्मीर को बचाने के लिए, भारत के मुकुटमणि को बचाने के लिए उन्होंने अपना सिरोदान कर दिया। उनके बारे में हम लोग जितनी चर्चा करेंगे, उनके प्रति जितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, वो कम होगी। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जैसे आदि शंकराचार्य का ऋणी रहना चाहिए, वो नहीं होते तो भारत उसी समय समाप्त हो गया होता। उसी तरह आधुनिक काल में और भी लोग हैं, लेकिन एकदम आधुनिक काल में, आधुनिक भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनके बलिदान का, उनके योगदान का वह सर्वोच्च स्थान है जिसकी दूसरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में आत्मोत्सर्ग करके छोड़ नहीं दिया। उन्होंने बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत दीर्घदर्शी थे। भविष्य में क्या होने वाला है उनको पूरा आकलन था। उन्होंने जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को पत्र लिखा था, उसके पहले उसी 1942 में ही बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा था और अपने इस्तीफा के क्रम में जो उनका वक्तव्य है सदन में, लोकसभा के रिकॉर्ड में है, 8 अप्रैल 1950 को दिया हुआ, उसमें भारत और भारत के भविष्य पर पूरी फोकस है, पूरा प्रकाश मिल रहा है। जो जो उनकी भविष्यवाणियां थी वो सब आज सही हुई, अक्षरशः घटित हो रही है। तो कहने की बात एक अर्थ पूरा है। कहने का अर्थ ये है कि भविष्य की राजनीति और सामाजिक आर्थिक विषयों का चिंतन और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी उपकरण उन्होंने भारतीय जनसंघ और उसकी विचारधारा के रूप में प्रदान किया है। तो उसका बार बार स्मरण हम लोगों ने किया। कल 125वीं जयंती का पूर्ति समारोह था, जो 1 वर्ष तक जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने देश के कोने कोने में मनाया और आज 126वीं जयंती के दिन हम लोग मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, तो आपसे भेंट हो रही है। तो कल मतलब अगर थोड़ा हम लोग राजनीति पक्ष के बारे में भी बात कर लें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कल आपने लगभग भारत के सभी पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण को आपने बुलाया था जो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, इसी से उत्पन्न हुई एक पार्टी है। 1980 में इनका उद्दीपन हुआ था, उससे टूटकर। और कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने चर्चा की कि 2004 के बाद हम 2026 में इस तरह का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो किस तरह से हर्ष और उल्लास का विषय भी था? कार्यक्रम 2004 के बाद 26 में नहीं मना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम, हाँ वही कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी कार्यक्रम पूरे देश में हमारा
वर्ष में कई बड़े कार्यक्रम, कई छोटे कार्यक्रम, कई बड़ी बैठकें, कई छोटी बैठकें, और निरंतर जनसंपर्क, निरंतर लोगों का मिलना, निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं का क्षेत्र में सक्रिय रहना, जनता के जन सरोकार के प्रमुख मुद्दों को उठाकर संघर्ष करना, ये दक्षिण उत्तर सब जगह जारी है। पार्टी एक दिन भी बैठी नहीं है, पार्टी एक दिन भी बंद नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उसके स्पीकर्स हॉल में आदरणीय प्रफुल्ल गोराड़िया जी, जो हमारे गार्जियन है, पार्टी के संरक्षक हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं और देश के नामी इंटेलेक्चुअल हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। उस जमाने में वो कई अखबारों के लिए लिखते थे, टीवी चैनलों पर डिबेट्स में भाग लेते थे, हिंदुत्ववादी राजनीति, और उस समय बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे। उसके एक प्रमुख चेहरा वो थे। नरेंद्र मोदी जी को काफी उन्होंने उस जमाने में डिफेंड किया है चैनलों पर। कई अनोखे चेहरे थे। कल कपिल मिश्रा जी के पिताजी भी आए थे। हाँ, वे आदरणीय रामेश्वर मिश्र पंकज जी देश के वरिष्ठ विचारक, उनका आशीर्वाद मिला, प्रफुल्ल गोराड़िया जी का मिला। ये सब हमारी रीत नीति है। हम तो सनातन संस्कारों में भारतीय जनसंघ है, भारत के लोग हैं, भारत के परिवार हैं, तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनका सम्मान करना, ये हमारी परंपरा है। तो इसलिए सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी आ रहे हैं। दिल्ली में और जगह बैठकें होती हैं बड़ी बड़ी, आप तो कई में साक्षी रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2004 के बाद कल हमारी मीटिंग हुई थी। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे हम संसद की ओर बढ़ रहे हैं। अब पूरे चाक चौबंद होकर धीरे धीरे संसद की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के भी विभिन्न इलाकों में हमारे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन कल की जो बैठक है वो अब हम दिल्ली के हॉर्ट में आ गए, है ना। मतलब आपने बताया कि सबसे बड़ा ऑप्शंस भी हम ही है, मतलब हमारी पार्टी ही अखिल भारतीय शुरू से विकल्प ही बने। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए, तो उनकी नीतियों और उनकी सरकार के कार्यक्रमों का नाम हो गया नेहरूवादी, नेहरूवियन पॉलिसीज। वो समाजवाद के नाम पर रूस की ओर झुकी हुई थी। उनकी विदेश नीति, उनकी अर्थ नीति, वो समाजवाद के नाम पर रूस की ओर झुकी थी। शीत युद्ध का दौर था, इस समय तो शीत और उग्र दोनों युद्ध हो रहे हैं, है ना। और उस समय बाइपोलर था। उन्होंने उसमें गुटनिरपेक्ष का भी नारा दिया, लेकिन भारत की राजनीति हमारे नेताओं की अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई और भारत खोखला हो गया। आज अंदर से इस प्रकार की स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की राजनीति हुई है कि अंदर से समाज छिन्न भिन्न है। आप किसी को मिलेंगे तो पहली पहचान ये नहीं होगी कि हम एक देश के हैं, एक लोग हैं, एक घर के हैं। इस समय आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो पहली पहचान है कि आप किस जाति के हैं, आप कितने योग्य हैं, ये गौण है, और किस जाति के हैं ये प्रमुख है। यदि फला जाति के हैं तभी आप जीतेंगे। देश जब आजाद नहीं था तो इस देश के नायक थे महात्मा गांधी थे, सावरकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर थे, नेहरू थे, तमाम लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन सब के प्रति देश के लोग लट्टू थे। और आज इस देश के नायक कौन कौन है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, प्रदेशों का देख लीजिए, उनकी क्या खासियत है, क्या योग्यता है। इस समय नेता बनने की योग्यता है कि 2-4 बार जो जेल सहज जाना आना जिसके लिए आसान हो, वो नेता बनने योग्य है। और वोट जाति के आधार पर है, तो कितना बड़ा नैतिक पतन हो गया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है सामने हो रहा है। मतदाता 500 रुपए में वोट दे रहे हैं, लेने वाले देने वाले दोनों गड़बड़ है, दोनों अनैतिक है, कौन बोलेगा इसको। तो हम जीत हार की परवाह किए बिना, हमारे नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि गलत साधनों से यदि हम जीत जाएं तो वह विष है, जहर है, और यदि सही साधनों पर हम हारते रहें तो वह अमृत है। हम हारेंगे, इसका मतलब जमीन पर संघर्ष करेंगे। हमारे संघर्ष में 10 साथी होंगे तो हर इलाके में 10-10 लोग तो अच्छे बचे रहेंगे, नहीं तो इस राजनीतिक बयार में, अब भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया, उसमें इस समय विश्व का सबसे बड़ा वो दल है, सब जगह उनकी लगभग सरकार है, केंद्र से लेकर कई प्रदेशों तक उनकी शक्ति बहुत ऊपर है, लेकिन उसमें मूल विचारधारा के कितने कार्यकर्ता हैं, उसमें भी विनेबल
जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर दल बदलू आए हैं कि नहीं आए? सरकार में, संसद में, विधानमंडलों में उनका बोलबाला है कि नहीं है? उसके मूल कार्यकर्ता या तो उपेक्षित हैं, हाशिए पर है, नहीं तो कहीं दरी बिछा रहे हैं। तो इसलिए नीति नियामक जो तंत्र है, जहां पॉलिसी मेकिंग जो बड़ी है, उसमें चरित्रवान, सुयोग्य, डेडिकेटेड लोग, जनता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष करने वाले लोग, ये उसमें आए। जनसंघ का यह भाव है और इसके लिए जनसंघ संघर्ष कर रहा है, करता रहेगा। 50 साल से हम संसद विधानसभा से बाहर हैं, बावजूद हमारा अस्तित्व आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ भी लोग हैं और जितने हैं ये सब सुयोग्य हैं। और दलों में आपको किसी आशा से, किसी अपेक्षा से लोग मिलेंगे, इसमें सब जानते हैं कि कोई हमारी कोई प्राप्त करने की आशा नहीं। सब अपना तन, अपना धन, अपना मन लगाकर और राष्ट्र का, भारत माता की सेवा में उसमें लगे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है।